We are studying Principle of Management. In this chapter, we discuss technique. We are discussing techniques of Sir F.W. Taylor. We discussed up to time study. We discussed up to time study the technique given by F.W. Taylor. Now the next technique is motion study. In motion study, this technique is conducted to cut down unproductive movement of workers. What is the meaning of unproductive movement of workers? मतलब बिना वजह बेवजह एक जगह से दूसरी जगह पर घूमना या किसी भी कारण से एक अपने प्लेस से बार बार उठना और मतलब किसी भी कारण से अगर हम बात करें और फैक्ट्री वर्कर्स के लिए तो इन सर्च ऑफ टूल्स इक्विपमेंट अगर उनको कुछ रिक्वायर्ड है तो उसको ढूंढने के लिए वो बार बार अपनी जगह से मतलब रिप्लेस होते हैं या बार बार उठते हैं या झुकना पड़ता है उनको उठाने के लिए कुछ चीज़ें, तो उन सभी को हम एक तरह से अनप्रोडक्टिव मूवमेंट बोलते हैं। अगर हम क्लासरूम का एग्जांपल लें तो क्लासरूम में सबसे अच्छा एग्जांपल है अनप्रोडक्टिव मूवमेंट का कि अगर टीचर अपनी चॉक भूल गए हैं और अपना लेक्चर छोड़कर वो चॉक लेने के लिए जाते हैं, देन जब वो लौट कर आते हैं और उन्हें याद आता है कि डस्टर भी नहीं है, डस्टर भी मिसिंग है, और वो फिर से अपनी क्लास छोड़कर डस्टर ढूंढने के लिए स्टाफ रूम में या जहाँ भी जाते हैं और फिर वो डस्टर लेकर आते हैं। तो इस दौरान जो चॉक और डस्टर को ढूंढने के लिए जाना पड़ा या लाने के लिए जाना पड़ा, वो एक तरह का अनप्रोडक्टिव मूवमेंट होता है। अनप्रोडक्टिव मतलब उसमें कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, सिर्फ इक्विपमेंट को ढूंढा गया है, टूल्स को ढूंढा गया है। तो इससे क्लास का टाइम बर्बाद हुआ, बिकॉज क्लास का टाइम तो फिक्स है 40 मिनट्स। तो इस टेक्निक में ये टेक्निक जो कंडक्ट की जाती है ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को ही कट डाउन करने के लिए कि भाई ऐसे कुछ मूवमेंट ही ना हो, सब कुछ सारी ज़रूरत की चीज़ें उस जगह पर अवेलेबल हो जिससे कि वर्कर्स को काम करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। दूसरा जो हमारा पॉइंट इसमें आ रहा है, टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एंड नोट डाउन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स वाइल परफॉर्मिंग द टास्क। वाइल परफॉर्मिंग द टास्क that how many times a worker getting up and bending down from his place। देखिए इसमें आ ही गया कि वो कितनी बार अपनी जगह को छोड़कर उठता है या वो कितनी बार बेंडिंग डाउन झुक रहा है या है ना, या फिर मूव हो रहा है, अपना काम छोड़कर कुछ चीज़ें सर्च कर रहा है। तो इन सब चीज़ों में उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो टेलर सजेस्ट करते हैं कि हमें ऑब्जर्व करना है मूवमेंट को सबसे पहले वर्कर्स के, कि कितनी बार ये अपनी जगह से उठ रहे हैं या झुक रहे हैं अपने इन सर्च ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। इसके बाद में क्या करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई फॉर दिस रिपीट इट। जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उस ऑब्जर्वेशन को हमें 100 टाइम्स रिपीट करना है। मतलब अगर हम मानकर चलें आधे घंटे की शिफ्ट है तो हमें कम से कम 100 टाइम्स, जैसा कि सजेस्ट किया गया है, 100 टाइम्स में ऑब्जर्व करना है ग्रुप ऑफ एवरेज वर्कर्स को। जो ग्रुप ऑफ एवरेज वर्कर्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक ग्रुप ऑफ एवरेज वर्कर्स को हमको ऑब्जर्व करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये जो एवरेज वर्कर हैं ये अपनी जगह से कितनी बार उठ रहे हैं या कितनी बार उठकर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, जिससे कि इनका मूवमेंट जो है वो अनप्रोडक्टिव है या प्रोडक्टिव है, जो भी, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो रिपीट इट फॉर 100 टाइम्स विद डिफरेंट वर्कर्स एंड क्लासीफाई ऑल मूवमेंट। डिफरेंट वर्कर्स का मतलब हो रहा है वहीं ग्रुप ऑफ एवरेज वर्कर्स, मतलब आपने ग्रुप बना रखे हैं, मतलब मानकर चलिए आपने 20 ग्रुप बना रखे हैं और वो डिफरेंट वर्कर्स के ग्रुप्स हैं, और उन सभी ग्रुप्स को हमें 100 टाइम्स ऑब्जर्व करना है कि इनके जो मूवमेंट हैं वो प्रोडक्टिव हैं या अनप्रोडक्टिव हैं, और हमें प्रोडक्टिव मूवमेंट को छोड़कर बाकी सारे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को कट डाउन कर देना है, जिससे कि हमारा टाइम बच जाएगा। भाई अगर चौक और डस्टर लाने में 10-10 मिनट हमारे बर्बाद होते हैं तो टोटल क्लास का टाइम 20 मिनट बर्बाद हो गया। पर अगर हम टीचर के लिए चौक और डस्टर अगर एक ही जगह पर क्लासरूम में ही अवेलेबल रखेंगे तो इट वुड सेव द टाइम ऑफ टीचर, स्टूडेंट्स एज वेल एज क्लास। क्लास का समय बचेगा, स्टूडेंट और टीचर्स का टाइम भी बचता है।
तो यही इसमें बताया गया है। सिमिलरली फैक्ट्री वर्कर्स में भी ऐसे ही होता है, टूल्स एंड इक्विपमेंट को ढूंढने के लिए वो बार बार अपनी जगह से जा रहा है, ढूंढ रहा है, तो उसमें वो ढूंढने में ही पूरा टाइम बर्बाद कर रहा है, जिसके कारण से टास्क हमारा प्रोडक्टिव नहीं होगा। मतलब अगर वो लगकर काम करता तो शायद 10 यूनिट प्रोड्यूस कर देता, लेकिन वो ढूंढने में टाइम बर्बाद कर रहा है तो 2 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा है या 5 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो हमें कम से कम 5 यूनिट का यहाँ नुकसान हो रहा है जो कि वो प्रोड्यूस कर सकता था। तो इसी चीज़ को हम मोशन स्टडी में डिस्कस करते हैं कि उसके जो मूवमेंट है वो प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव मूवमेंट ठीक है, ये काम ही कर रहा है, काम उसके मूवमेंट करने से काम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, उसके कार्य पर, टास्क पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। बट अगर उसके टास्क पर मूवमेंट से उसके टास्क पर कोई इफेक्ट पड़ता है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मोशन स्टडी के? टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द जॉब। सबसे पहले तो उनका मूवमेंट हमें पता करना, हमारा ये ऑब्जेक्टिव, हमारा ये उद्देश्य है, हमारा ये कि भाई सबसे पहले तो हम देखें कि वर्कर्स के मूवमेंट को हम ऑब्जर्व करें, मूवमेंट कितने हैं, मूवमेंट कैसे हैं, मूवमेंट क्या है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। प्रोडक्टिव समझ में आ ही रहा होगा, प्रोडक्टिव मूवमेंट मतलब ऐसा मूवमेंट जिसके कारण उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ रहा, प्रोडक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ रहा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मतलब टास्क तब भी परफॉर्म हो रहा है। और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कि भाई उसके उठ जाने से, बैठ जाने से, झुक जाने से, जाने से, अपनी जगह छोड़ने से उसके हमारे टास्क पर सीधा सा इसका इम्पैक्ट जा रहा है या हमारे प्रोडक्शन पर इसका इम्पैक्ट जा रहा है, दैट वुड बी कंसिडर अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, जिससे हमें नुकसान हो रहा है एक तरह से उसके मूवमेंट से। टाइम, मनी एंड एफर्ट अगर हम देखें तो टाइम का हमें लॉस हो रहा है, हमारा एक रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। तो डिज़ाइन सुटेबल टूल्स एंड इक्विपमेंट टू मिनिमाइज और कट डाउन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। और उसी को देखते हुए हमें ऐसे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स डिज़ाइन करने हैं फैक्ट्री में वर्कर्स के लिए जिससे कि हमारा टाइम बचे। टाइम, बिकॉज टाइम इज़ अ रिसोर्स, तो हमें उसे एक ही जगह पर सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट जो भी उसको आधे घंटे की शिफ्ट में या 5 घंटे की शिफ्ट में जो भी उसको रिक्वायरमेंट है टूल्स एंड इक्विपमेंट की, वो उसके पास में अवेलेबल हम करा दें, जिससे कि उसे किसी प्रकार की भी कोई भी समस्या ना आए। सो दिस इज़ मोशन स्टडी जो हमने डिस्कस किया। आप इसको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा अगर समझ में नहीं आता है। मोशन स्टडी में अगर मैं इन शॉर्ट एक कीवर्ड आपको दूं तो हम सिर्फ इसमें आइडेंटिफाई करते हैं अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ द वर्कर, और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करके हम उसको कट डाउन कर देते हैं, मतलब हम उसको टास्क से हटा देते हैं, जिससे कि हमारा टाइम बच जाता है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट टेक्निक हमारे सामने है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या है ये हम समझने वाले हैं। टेलर सजेस्टेड दैट कंपनी मस्ट फिक्स अ स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेज फॉर वर्कर, मतलब वर्कर्स को कितना वेज देना है, कितनी मजदूरी दी जानी है, उसको वेज रेट को, एक स्टैंडर्ड वेज रेट को हमें फिक्स करना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर टेलर सजेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है भाई, किस तरह से हम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हैं। जैसे पहली कंडीशन, वर्कर हु आर प्रोड्यूसिंग, या मतलब वर्कर्स या वर्कर जो भी आप लिखें, वर्कर्स अगर एक वर्कर है तो इज़, एक से ज़्यादा वर्कर है तो आर, वर्कर्स हु इज़ या वर्कर्स हु आर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट मस्ट बी पेड 50 रुपीज़। अब ये एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया है कि भाई अगर हमारी एक फैक्ट्री है तो हमने स्टैंडर्ड वेज रेट्स फिक्स किए हैं। कैसे, मतलब सबको एक जैसा नहीं देना है। अरे भाई फॉर एग्जांपल अगर हमने वेज रेट फिक्स कर दिया स्टैंडर्ड कि भाई आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करो तो भी आपको 50 रुपये मिलेंगे, आप 5 यूनिट प्रोड्यूस करो तो भी आपको 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मिलेंगे, मतलब 1 यूनिट पर 50 यानी 50 रुपये, और 50 यूनिट पर 5 यूनिट पर 50 यानी 250 रुपये। आर यू गेटिंग द टर्म? सो मतलब आपने फिक्स कर दिया कि भाई 50 रुपये से ज़्यादा आप किसी को भी नहीं दे रहे हैं, आपने 50 रुपये फिक्स। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी फैक्ट्री की एफिशिएंसी, वर्कर्स की एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं होगी, बिकॉज कुछ मोटिवेशन ही नहीं है करने के लिए, कुछ मोटिवेशन ही नहीं है वर्कर्स का यहाँ पर करने के लिए। भाई वर्कर क्यों करे, जब 1 यूनिट प्रोड्यूस करके भी मुझे 50 रुपये मिलना है और 5 यूनिट प्रोड्यूस करूँ तो भी 50 रुपये मिलना है, तो मैं क्यों जोर लगाऊँ या मैं क्यों ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करूँ, क्योंकि मुझे हर यूनिट के हिसाब से 50 रुपये ही मिलना है।
तो बेटर है कि हम उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए कुछ उनको मोटिवेशन दें। तो इसमें टेलर ने सजेस्ट किया है कि हमें स्टैंडर्ड वेज रेट्स फिक्स करने चाहिए। कैसे? तो उन्होंने बताया कंडीशन 1, वर्कर्स हु आर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट, ऐसे वर्कर जो एक दिन में 10 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, हमें उन्हें, ये एक एग्जाम्पल है, इसको एक एग्जाम्पल से समझिएगा। मानकर चलिए हमारी एक फैक्ट्री है और हम टेलर के सजेस्ट किए हुए डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के अकॉर्डिंग वेज रेट फिक्स करते हैं। तो हमारे वर्कर्स जो 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उनको 50 रुपये के रेट से कितना रुपये पे कर रहे हैं? 500 रुपये। अब दूसरी कंडीशन में हमने रखा है कि वर्कर्स हु आर प्रोड्यूसिंग 12 यूनिट, मतलब मोर देन 10, जो 10 से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 12 यूनिट, जिन्होंने 10 से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस की, तो हम उनका वेज रेट 50 से बढ़ाकर 60 कर देंगे। हम उनका वेज रेट 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर देंगे, जिससे कि उनमें मोटिवेशन आएगा कि यार अगर हम ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा वेज रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने कुछ भी नहीं किया, 50 से बढ़ाकर 60 कर दिया, जिससे कि इनको एक मोटिवेशन मिले और इसकी वजह से ये ज़्यादा कमा पाएँ। और जब ये ज़्यादा कमाएंगे तो ये ज़्यादा प्रोड्यूस भी करेंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा, और ज़्यादा ये कमाएंगे, इनका भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा, दोनों का ही ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है। क्योंकि एज ए फैक्ट्री मैनेजर हमारा ऑब्जेक्टिव है मोर प्रोडक्शन, और वर्कर इनका ऑब्जेक्टिव है मोर अर्निंग, तो दोनों का ही ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है। अब एक और कंडीशन है कि भाई अगर ऐसे वर्कर हैं जो 10 यूनिट से भी कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मानकर चलिए 8 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप उनका वेज रेट 50 से घटाकर 40 कर दीजिए। नहीं तो ये लोग ऑब्जेक्शन लेंगे कि सर हमें क्यों आप फिर हम क्यों काम करें। इसके लिए हमें अगर जो 10 यूनिट से प्रोड्यूस कम कर रहा है उसको हमें 8 रुपये का भाव देना चाहिए, मतलब हमें एक स्टैंडर्ड वेज रेट जो है 50 रुपये का फिक्स कर देना चाहिए 10 यूनिट तक। इसके ऊपर अगर आप करोगे तो 60 रुपये मिलेंगे, और अगर 10 यूनिट से कम करोगे तो 8 रुपये के हिसाब से आपको मिलेगा, ₹8 पर यूनिट आपको मिलेगा। इससे क्या होगा, ये जो वर्कर ये देखेंगे कि यार हम 8 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें और अगर हम 10 यूनिट प्रोड्यूस कर लेंगे तो हमें 40 की बजाय 50 रुपये के रेट से मिलेंगे पैसे। मतलब जो हमें 320 रुपये मिल रहे हैं वो हम करीब करीब एग्जाम्पल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, आई एम रियली सॉरी, वो हमें 500 रुपये तक मिलने लग जाएंगे। सिमिलरली यहाँ भी ये इनका दिन का वेज होता है। एक्चुअली ये थोड़ा सा यहाँ पे स्टूडेंट था, आई एम सॉरी। सो आप देख रहे हैं तो ये लोग मोटिवेट होंगे 10 यूनिट प्रोड्यूस करने पर, और ये जो 10 यूनिट वाले हैं ये मोटिवेट होंगे 12 यूनिट तक प्रोड्यूस करने पर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। हम तीसरी कैटेगरी वाले जो वर्कर्स हैं उन्हें हमें पहली कैटेगरी में लेकर आना है, मतलब 10 रुपये वाले रेट पर लेकर आना है, और 10 रुपये वाला जो 50 रुपये वाला रेट पर लेकर आना है। 50 रुपये वाले जो वर्कर्स हैं, आई एम रियली सॉरी, 40 रुपये का भाव है यहाँ पे, मतलब अगर 8 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो 40 रुपये मिलेंगे, 10 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो 50 रुपये पर यूनिट, और अगर 10 से ज़्यादा यानी 12 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो 60 रुपये। तो आप देख लीजिए 40 से 50 पर हमें लाना है इन वर्कर्स को, तो और इनको मोटिवेट करके हमें 60 रुपये पर लाना है, और इनको मोटिवेट करना है कि और ये बेटर कर पाएँ, जिससे कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा और हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। सो दिस इज़ अ सिंपल एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट होना चाहिए। जो इफेक्टिव वर्कर हैं उन्हें ज़्यादा, जो एफिशिएंट वर्कर हैं उन्हें और ज़्यादा, और जो इनइफेक्टिव या इनइफिशिएंट वर्कर हैं उनको कम रखना है, बिकॉज उनको हमें एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाना है, और एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने के लिए हमें डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का ही सहारा लेना पड़ेगा। हमें उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा कि अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो आप ज़्यादा पैसे अर्न कर पाओगे। हमारा अगला पॉइंट आ रहा है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन में क्या है? टेलर सेड दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स फील्स दैट मैनेजमेंट एक्सप्लॉइट्स देम एंड मैनेजर फील्स दैट वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग। ये हर एक बहुत जनरल सी कहानी है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कॉमनली देखने को आज भी मिल सकती है। जहाँ पर भी अव्यवस्थाएं हैं, मैनेजमेंट अगर प्रॉपर नहीं है
मैनेजमेंट अगर प्रॉपरली मैनेजर अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक आम धारणा होती है वर्कर्स की कि उनको लगता है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मतलब उनका शोषण हो रहा है। और मैनेजर्स को लगता है कि यार हम वर्कर्स को बिना मतलब ही ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, बिकॉज दे आर गुड फॉर नथिंग। दोनों की एक दूसरे की तरफ निगेटिव फीलिंग्स हैं, दोनों एक दूसरे को गलत समझते हैं, आप इस तरह से मान सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है मेंटल रिवॉल्यूशन का? हमें उनके मेंटल एटीट्यूड को चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। मेंटल रिवॉल्यूशन के थ्रू हमें उनके एटीट्यूड को चेंज करना है। चेंज द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। हमें उन दोनों के बीच में एज ए मैनेजर, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कोऑपरेशन क्रिएट करना है। रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ बायस एंड प्रिजुडिस फ्रॉम द माइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स, एंड मैनेजमेंट मस्ट अडेप्ट पॉजिटिव थिंकिंग टुवर्ड्स द वर्कर। मतलब हमें इस फीलिंग को हटाना है कि वर्कर्स को ऐसा लगता है कि वो उनके साथ भेदभाव हो रहा है या उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इस फीलिंग को हटाना, और वर्कर्स को भी और मैनेजमेंट को भी अपनी फीलिंग ये चेंज करनी पड़ेगी उनको, एक पॉजिटिव कि भाई नहीं, हमारे वर्कर्स अच्छे हैं और वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। जब इस तरह की फीलिंग्स डेवलप होगी दोनों ही तरफ, तो काफ़ी बेनिफिट होंगे। एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अब हम डिस्कस कर रहे हैं। जो हम साइंटिफिक मैनेजमेंट हमने डिस्कस किए हैं अभी तक, इसके एडवांटेजेस क्या है? इम्प्रूव होगी एफिशिएंसी, हेल्प करेगा कॉस्ट के रिडक्शन में, मतलब कॉस्ट कम हो गया, सीधी सी बात है, कॉस्ट कम होगी तो हमारा बेनिफिट बढ़ जाएगा। ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, फर्म इज इनेबल टू कैप्चर बिग मार्केट शेयर। भाई कॉस्ट कम होगी तो प्राइस कम कर दोगे, प्राइस कम करोगे तो आप एक बड़ा मार्केट शेयर, बिकॉज मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम बेनिफिट आप प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे तो आपका मार्केट शेयर अल्टीमेटली बढ़ेगा। मोर ट्रेनिंग इम्प्रूव्स द स्किल्स ऑफ वर्कर। आप वर्कर्स को अगर ट्रेनिंग देंगे तो उनका और बेटर डेवलपमेंट होगा। सिमिलरली हार्मनी डेवलप होगी। हार्मनी एक सद्भावना, हार्मनी को बोला जाता है सद्भावना। हार्मनी डेवलप होगी वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में मेंटल रिवॉल्यूशन के थ्रू। और पीस बेस्ड सिस्टम के थ्रू, जो हमने अभी पढ़ा, पीस बेस्ड सिस्टम्स के थ्रू वर्कर्स मोटिवेट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा कमाने में, और जब वो ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो फैक्ट्री का भी बेनिफिट होगा और वर्कर्स का भी बेनिफिट होगा। फैक्ट्री मैनेजर्स का भी बेनिफिट होगा, मैनेजमेंट का भी बेनिफिट होगा, और वर्कर्स भी उससे बेनिफिट लेंगे डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम से। तो ये हमें कुछ एडवांटेज मिलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। तो अभी तक हम देख रहे थे, अभी तक हमने देखी टेक्निक्स ऑफ सर एफ.डब्ल्यू. टेलर, जो उन्होंने टेक्निक्स हमें दी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, सर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 9 टेक्निक्स दी हैं और 4 प्रिंसिपल दिए हैं। तो हम लोगों ने पहले टेक्निक डिस्कस की और अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हम स्टडी कर रहे हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पहला प्रिंसिपल आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो दीज एज पर सर एफ.डब्ल्यू. टेलर, ये साइंस है, रूल ऑफ थंब नहीं है। रूल ऑफ थंब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है डिक्टेटरशिप। भाई हर एक चीज़ एक साइंस है, कोई भी काम करने का एक तरीका होता है या एक पर्टिकुलर समय में एक काम को पूरा किया जाता है। तो ये एक साइंस है, ये एक रूल ऑफ थंब नहीं है कि भाई मैं कहूँ कि आप 2 मिनट में मेरे को ये 5 प्रिंसिपल याद करके बताइए 2 मिनट में, तो दैट वुड बी कंसिडर रूल ऑफ थंब। भाई साइंस है, 5 प्रिंसिपल याद करने में आपको कम से कम, समझने याद करने में आपको कम से कम आधे घंटे का समय लग सकता है। तो एक सुटेबल टाइम पीरियड आपको दिया जाना चाहिए। तो इट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, वर्कर्स टू वर्कर्स एज वेल। तो इसी के अकॉर्डिंग ये हमें बता रहे हैं कि भाई साइंटिफिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं या जो भी टास्क है, दैट इज़ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसलिए हमने पहले टेक्निक्स स्टडी की। टेक्निक्स स्टडी करने के वजह से हमारे लिए अब प्रिंसिपल को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो पहला प्रिंसिपल है इनका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब ईच जॉब शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी। भाई कोई भी काम हम कर रहे हैं, जैसे हम टीचर्स पढ़ाने का या आप स्टूडेंट पढ़ने का, घर में मम्मी जो है वो खाना बनाने का, पापा जो है वो उनका जॉब ऑफिस का जो भी काम कर रहे हैं, वो सारे जो काम हैं वो साइंटिफिक इंक्वायरी के बेस्ड पर बने हुए हैं, वो बेस्ड है साइंटिफिक इंक्वायरी पे, नॉट पर्सनल एक्सपीरियंस एंड हिट एंड मिस मैथड। भाई करके देखो होता है कि नहीं, करके देखो होता है कि नहीं, वैसा नहीं है। ये एक साइंस है, ये एक साइंस के हिसाब से होते हैं हर एक काम।
तो वैसा ही यहाँ बताया गया, चाहे आपकी पढ़ने का हो या करने का हो। भाई हिट एंड मिस मेथड का मतलब ये हो गया कि आपने 11th में कॉमर्स लिया, नहीं पढ़ते बना तो फिर आर्ट्स ले लिया, या मानकर चलिए आपने 11th में मैथ्स लिया, महीने 2 महीने पढ़ा, फिर बोले नहीं हमें बायोलॉजी लेना है, 2 महीने बाद आप बायोलॉजी में शिफ्ट हो गए, फिर उसके बाद 4 महीने बाद आप बोले कॉमर्स में जाना है, और फिर कॉमर्स भी नहीं तो फिर आर्ट्स में आना है। तो हिट एंड मिस मेथड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप को एनालाइज करना है। इसी तरह से जॉब को भी एनालाइज किया जाता है, जैसे हम अपने आप को एनालाइज करते हैं, अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट और सारी चीज़ें समझकर टास्क परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से ऑफिस में या फैक्ट्री में वर्कर्स भी अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। तो ईच जॉब शुड बी बेस्ड ऑन, हाँ ये कह रहे हैं हर एक जॉब जो है वो साइंटिफिक इंक्वायरी के बेस्ड होना चाहिए, नॉट पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि भाई ठीक है करके देखते, नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे, नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे। ज़िंदगी भर हम ये नहीं कर सकते ना कि नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे। वी हैव टू टेक अ डिसीजन कि यार हमें एक काम अच्छे से करना है, तभी तो स्पेशलाइजेशन डेवलप होगा। तो इसी अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल हमें बता रहा है कि साइंटिफिक इंक्वायरी पे बेस्ड होते हैं सारे जॉब। और रूल ऑफ थंब मीन्स डिक्टेटरशिप, हम पहले भी बात कर चुके हैं, ऑफ मैनेजर, वेयर एज साइंटिफिक डिसीजंस आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो साइंटिफिक डिसीजन जो होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड होते हैं। जैसे कि हमने टाइम स्टडी किया कि भाई एक स्टैंडर्ड टाइम तो लगेगा ही लगेगा। फटीग स्टडी किया कि हमारे वर्कर से मशीनें नहीं हैं, उनको ब्रेक इंटरवल दिए जाने चाहिए। तो ये सब साइंटिफिक डिसीजंस हैं जिससे कॉज एंड इफेक्ट होगा। भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, हम उनको ब्रेक इंटरवल देंगे तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, अगर हम उन्हें टाइम फिक्स करके देंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, अगर हम उनके अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को कट कर देंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। इस तरह से ये इसमें बताया जा रहा है। रूल ऑफ थंब नहीं कि चलिए करके देखते होगा तो ठीक है, या इसको इतनी देर में ही करो, इट वुड नॉट बी पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा प्रिंसिपल आ रहा है हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। हार्मनी का मतलब होता है सद्भावना। सद्भावना नहीं खराब होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। किस तरह से? इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 2 ग्रुप्स, वर्कर्स और मैनेजर, वर्कर्स और मैनेजमेंट, वर्कर्स और मैनेजर, एंड बोथ ग्रुप्स वर्क्स एज राइवल्स ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के दुश्मनों के जैसे काम करते हैं। वर्कर और मैनेजर दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं, उनके हिसाब से काम करते हैं। जनरली वर्क ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, सभी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, पर आज भी कहीं कहीं आपको ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है जहाँ भी अगर उनके बीच में नेगेटिव फीलिंग है तो। वर्कर्स फील्स दैट दे आर अंडर पेड एंड ओवर बर्डन, ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। वर्कर्स को ऐसा लगता है कि हम अंडर पेड है, हमें पैसे कम दिए जाते हैं, और ओवर बर्डन हमसे काम ज़्यादा लिया जाता है, हम ज़्यादा काम करते हैं उसके बराबर हमें पैसा नहीं मिलता है, या उसके बराबर हमें मेहनताना नहीं मिलता है, ऐसे वर्कर्स की धारणा होती है। एंड मैनेजमेंट ऑलवेज फील दैट वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग, और मैनेजमेंट को लगता है हम इनको जितना देते हैं, जितना इनको पे करते हैं, उतना ये डिज़र्व नहीं करते। तो ये इस तरह की फीलिंग अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो बहुत घातक हो सकती है। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड दूसरा प्रिंसिपल बोलते हैं। ये हम पहले अभी मेंटल रेवोल्यूशन में भी डिस्कस किए हैं। तो मेंटल रेवोल्यूशन की स्टडी के अकॉर्डिंग ही हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं इस मामले को, जैसा कि हमें F.W. टेलर ने भी बताया है। F.W. टेलर स्ट्रेस्ड ऑन मेंटल रेवोल्यूशन विच मीन्स पॉजिटिव थिंकिंग फॉर ईच अदर एंड वर्कर्स एंड वर्क विद हार्मनी। भाई पॉजिटिव फीलिंग के साथ में काम करो, दोनों की ही रिक्वायरमेंट है, दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन के स्तंभ हैं, या दोनों ही व्हील हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के कह सकते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकता है, अपने आप को बेटर परफॉर्म कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो दोनों की ही इंपॉर्टेंस है, दोनों को एक दूसरे के साथ पॉजिटिव फीलिंग रखनी चाहिए। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, सद्भावना रखते हुए काम करना है, सद्भावना को हटने नहीं देना है इन ऑल टोटल। तीसरा प्रिंसिपल हमारा आ रहा है, तीसरा प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेट करना है, इंडिविजुअल अकेले आप सारा काम नहीं कर सकते, एक कोऑपरेशन होना चाहिए। दिस प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के आगे ये प्रिंसिपल पड़ता है, और ये प्रिंसिपल बोलता है कि भैया यहाँ पर कोऑपरेशन होना चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट। वर्कर्स सोचे कि सारा काम हम खुद कर लेंगे मैनेजमेंट के गाइडेंस के बिना, तो वो भी नहीं हो सकता, और मैनेजर सोचे कि सारा काम हम कर लेंगे तो वर्कर्स की रिक्वायरमेंट तो रहेगी। तो अकेले इंडिविजुअली कोई भी यूनिट या कोई इंडिविजुअल पर्सन काम अपना टास्क परफॉर्म अकेले इंडिविजुअली नहीं कर सकता, इट्स अ टीम वर्क। मैनेजमेंट में वी
स्टडी टीम वर्क, हम एक टीम वर्क को पढ़ते हैं, हम एक टीम वर्क को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, तो ये टीम वर्क है। तो दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड देयर मस्ट बी कोऑपरेशन इन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर। वर्कर और मैनेजर के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करें। जो वर्कर्स ने जो मैनेजर्स ने प्लान बनाए हैं, स्ट्रेटजी बनाई है, जो भी प्रोसीजर बनाई हैं, मेथड्स बनाई हैं, उनको वर्कर्स को फॉलो करना है। और मैनेजर्स शुड वेलकम गुड सजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। भाई एक टास्क हमें परफॉर्म करना है, तो मैनेजर को अपने वर्कर्स के गुड सजेशन को, एम्प्लॉयज़ के गुड सजेशन को, वर्कर्स को हमेशा वेलकम करना चाहिए, उनको भी सुनना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का को कॉम्प्लीमेंट करता है ये प्रिंसिपल। F.W. टेलर, सर F.W. टेलर का प्रिंसिपल जो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये प्रिंसिपल कॉम्प्लीमेंट करता है सर हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव को। दोनों प्रिंसिपल एक तरह से सिमिलर है। तो मैनेजर को हमेशा अपने वर्कर्स को के सजेशंस को वेलकम करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए सजेशन देने का, और अगर उनके कुछ अच्छे सजेशन है तो उसके लिए उनको रिवॉर्ड भी दिया जाना चाहिए, उनको उसके लिए रिवॉर्ड मिलना चाहिए उनके अच्छे सजेशन के लिए, जिससे कि क्या होगा, बेटर होगा। और एक और बात कही है कि वर्कर्स को अननेसेसरीली स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहिए और अनरीजनेबल डिमांड भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये ऐसा करेंगे तो इसका सीधा सा असर इनको ही होने वाला है।